हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी साथी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी, क्योंकि इस बार सभी मेरे जितने भी साथी हैं वे सिलेक्शन लेने के लिए कमर कस के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी का सारा सिलेबस एमसीक्यू से कंप्लीट कर रहे हैं। और एमपीपीएससी में ही प्री की हमने जो यूनिट 2 है उसको पूरा कंप्लीट उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी साथी इस चैनल पे नए हैं, चैनल पे को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में उन वीडियो को भी देख लें। साथ में अभी हमारी संविधान की 5वीं यूनिट यानी यूनिट 5 को हम पूरा एमसीक्यू से कंप्लीट कर रहे हैं। साथ में पीवाईक्यू जो है 2019 से लेके 25 तक जितने भी पेपर, 24-25 तक जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपर को मैं हल करा रहा हूँ। और आज हमारे ये पेपर 4th यानी 2022 का पूरा पेपर है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे भाई। सभी प्रश्नों पर अच्छे से डिटेल से बात करने वाले हैं। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी का स्वागत है विजन एमपीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम निरंतर इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सभी आपको पसंद आ रहे होंगे। जितने भी साथी हैं जुड़ जाइए और सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो जल्दी से हम हमारे एमसीक्यू की ओर चलते हैं। जैसा कि सभी साथी पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। सारे प्रश्नों को डिटेल से अच्छे से पढ़ना, ऑप्शन देखना, फिर आंसर टिक करना। क्योंकि आप जानते हैं पीवाईक्यू से ही आप अपनी एग्जाम को एनालिसिस कर पाएंगे, एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पैटर्न को समझ पाएंगे। तो सारे पीवाईक्यू अच्छे से देखिए और इसके आधार पर अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना। दूसरा है नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना। सी है तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। और डी है ई वाणिज्य यानी ई कॉमर्स में लोगों का विश्वास। सभी साथी आंसर करेंगे, क्योंकि सभी मेरे सीरियस एस्पिरेंट हैं और मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि उतनी ही डेडिकेशन और उतनी ही डिसिप्लिन से तैयारी कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए लड़ना चाहते हैं, है ना? तो आंसर सभी साथी जानते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी तकनीकी आधारित शासन व्यवस्था देना। या अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक यानी वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण नहीं है? निम्न में से बताना है आपको। ऑप्शन ए है अलेक्सा, बी है कॉर्टेना, सी है सीरी और डी है कॉर्टेसा। तो सभी साथी जानते हैं कि इसमें कॉर्टेसा जो है प्रमुख रूप से वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है, बल्कि अलेक्सा, कॉर्टेना और सीरी जो है प्रमुख रूप से वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हैं। अगला देखिए, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है एलन ट्यूरिंग, बी है जॉन मैकार्थी, सी है ब्लेज पास्कल और डी है डॉटमाउथ। तो आपको बताना है कि भाई कौन सा इसका जनक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जो है प्रमुख रूप से एआई का जनक है। अगला प्रश्न देखिए, साइबर सुरक्षा की विशेषता है, निम्न में से बताना है। ऑप्शन ए है अनुपालन, बी है आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, सी है खतरे की रोकथाम और डी उपयुक्त सभी। तो सभी जानते हैं कि साइबर सुरक्षा जो अभी हाल ही में जिस तरह से आधुनिकता बढ़ रही है उस हिसाब से टेक्नोलॉजी का भी निर्माण हो रहा है और टेक्नोलॉजी का यूज़ भी आ रहा है। तो साइबर सुरक्षा यानी सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा इसमें आपको बताना है ऑप्शन। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें चारों ही हैं, अनुपालन भी है, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा भी है, वहीं सी यानी खतरे की रोकथाम भी प्रमुख रूप से साइबर सुरक्षा में आती है। अगला प्रश्न देखिए, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार से के लिए सक्षम है? ऑप्शन ए है अमीरी, बी है अंतरक्रियाशीलता, सी है विश्वव्यापी पहुंच और डी है सर्वविद्यमानता। तो आपने सारी यूनिटों को अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि ई कॉमर्स का आशय है कि जो है विश्वव्यापी पहुंच, यानी सभी जगह ई कॉमर्स के माध्यम से जो है ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है ना? प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। फ़ायदा ना लगाकर फ़ायदा नहीं करता है ना पीएससी। आप ध्यान से पूरे प्रश्न को इत्मीनान से पढ़ना है ताकि आप गलत टिक ना कर पाएँ, है ना? होता है ऐसा कि आप जब एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार मैंने जो था प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ा और ऑप्शन गलत टिक कर दिया। इसीलिए ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आप टिक करिएगा। और आप जानते हैं कि अब माइनस मार्किंग हो गई 1/3, है ना? 300 नंबर का पेपर हो गया है। तो आप भी जानते हैं कि जो है सटीक आपको आंसर लगाना है। तुक्केबाजों से निजात है, तुक्का नहीं लगा सकते, है ना? और जो पढ़ने वाले उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या है? ऑप्शन ए है वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, बी है वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, सी है वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं और डी है वह थकते नहीं और नहीं विश्राम करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भैया वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, ये एक इसका लाभ नहीं है,
वह की सभी इसके लाभ में आते हैं। वह मनुष्य की मदद कर सकते हैं, वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं और वह थकते नहीं हैं, विश्राम नहीं करते, लगातार काम करते रह सकते हैं। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया का अनुकूलन यानी ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ऑप्शन ए है सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके। दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट कंटेंट लिखना। ऑप्शन सी है छोटा कंटेंट बनाना जिससे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके। और डी है लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। तो आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया जो अभी रील के फॉर्म में सभी अंधाधुंध चला रहे हैं, आप भी चलाते होंगे रील, है ना, दिन भर में 1-2 घंटे उसमें जाते हैं। तो इसका जो आंसर है सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, कंटेंट बनाना और अनुक्रमित किया जाना, है ना। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है डेटा, बी है एल्गोरिदम, सी है लोग और डी है क्षमता। करिए भाई आंसर। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत निम्न में से भाई नहीं है, तो क्या है? वह क्षमता नहीं, बाकी तीनों ही उसका आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से आपको सभी को देखो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कारण एक ही है कि 100 प्रश्न है, सभी प्रश्नों को 1-आध घंटे में लगभग हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि 1 घंटे का जो है लंबा वीडियो हो जाता है और आपको उसको समझना और उसको कंटिन्यू देखना आपके लिए भी मुश्किल होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं आप तक पहुँचनी चाहिए, वो चीज़ें आपको उस लिमिटेड समय में पहुँच जाए, इधर उधर की बिना कोई फालतू बात किए, है ना। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, निम्न में से डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है जेनर डायोड, बी है बैरेक्टर डायोड, सी है टनल डायोड और डी है शॉटकी डायोड। तो जो है उच्च गति स्विचिंग के लिए प्रमुख रूप से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक भैया? तो आप सभी को ध्यान रखना टनल डायोड। टनल डायोड जो है प्रमुख रूप से अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्न में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती? देखना है प्रश्नों को, आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करिए। ये 2022 का पूरा पेपर है भाई, तो आप इनको लगाओ, साथ में MCQ जिस भी क्लास से पढ़ रहे हो, विजन MPPSC से पढ़ रहे हो, तो उसको भी सब्सक्राइब करके उन सारे वीडियो को देख लेना, ताकि आप अपनी एग्ज़ाम को और अच्छे बेहतर तरीके से ढंग से दे पाएँ। ऑप्शन क्या है? तापीय सक्रियता, संघट आयनीकरण, सी है प्रकाशिक सक्रियता और डी है अशुद्धि अंतक्षेप। सभी साथी करेंगे आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो इसका जो आंसर है अशुद्धि अंतक्षेप, यानी जो प्रमुख रूप से निम्न में से नहीं है अशुद्धि अंतक्षेप, बाकी तीनों है। अगला प्रश्न देखो, कौन से शहर अपेंडिक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? ऑप्शन क्या है? इसको देखो, ये यहाँ गड़बड़ हो गया, इसको हटाओ, है ना। तीनों में से बताना है, भोपाल, पुणे, जोहान्सबर्ग। सभी साथी आंसर करेंगे, चूँकि भविष्य के भावी अधिकारी हैं और सीरियस एस्पिरेंट हैं, ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसा मुझे लगता भी है, चूँकि आप जो है एक ऐसे पद की तैयारी कर रहे हैं जो आपको एक ऐसी शक्ति दे सकता है जो आप शासन प्रशासन में रहकर उसका उपयोग करके अपना जो है कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आंसर क्या है? सी, पुणे, है ना। तो अपेंडिक्स के जो है 2023 के संस्करण में दूसरे मेजबान कौन था? पुणे था। अगला देखो, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है महू, बी जबलपुर, सी भोपाल और डी है छिंदवाड़ा। तो आप सभी जानते हैं कि क्वांटम प्रयोगशाला जो है प्रमुख रूप से स्थापना 2021 की भाई साहब महू में की गई, है ना। आप सभी को ध्यान रखना, महू इंदौर। अगला प्रश्न देखो, करंट अफेयर से प्रश्न था। अगला देखिए, MP में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 की किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आप सभी को बताना है। तो ये करंट अफेयर शिखर सम्मेलन, जितने भी सम्मेलन हुए हैं करंट के, आप सभी को उठाकर पढ़ डालना है, सभी के नोट्स बना लो। PYQ के साथ साथ आप PYQ इसीलिए लगाते हैं ना, जैसे आप प्रश्न को लेवल देख रहे हैं कि करंट अफेयर पूछा जाता है, किस वर्ष का पूछा गया था, कितने तक आपको पढ़ना है, तो 1-1.5 साल का जितना भी है आप उसे रेडी करके रख लें। ऑप्शन क्या है? भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर। तो आप सभी जानते हैं कि निवेशक शिखर सम्मेलन जो है प्रमुख रूप से इंदौर में आयोजित किया गया था। अगला देखिए, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, बी है सरदार हुकम सिंह, सी है श्री नीलम संजीव रेड्डी और डी है श्री बलीराम भगत। करेंगे सभी साथी आंसर। तो जो है आपने लोकसभा अच्छे से पढ़ी होगी, है ना, संविधान का टॉपिक है तो आपने पढ़ी होगी, तो आप सभी जानते हैं, सरल प्रश्न है कि श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जो है भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय किस शहर में है ना। ऑप्शन ए है जकार्ता, बी हेग, सी जेनेवा और डी है रोम। करेंगे सभी साथी आंसर। तो इसका जो आंसर है, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है रोम, है ना। तो रोम में जो प्रमुख रूप से FAO का मुख्यालय है।
आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते तो जान लीजिए कि 1945 यानी 16 अक्टूबर 1945 को सबसे पहली बार कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी, क्यूबेक सिटी में। आप सभी जानते होंगे या नहीं तो जान लीजिए, है ना। क्यूबेक सिटी में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद 1951 में इसका मुख्यालय जो है रोम इटली में बना दिया गया। आप सभी को ध्यान रखना है, रोम इटली में, है ना। और किस लिए कि खाद्य और जो है खाद्य कृषि और उनकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है देखिए, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए है कृषि मंत्रालय, बी है विद्युत मंत्रालय, सी है रक्षा मंत्रालय और डी है कानून एवं न्याय मंत्रालय। तो आंसर क्या है इसका? सभी आंसर करेंगे। आंसर है विद्युत मंत्रालय, है ना। तो जो है सौभाग्य योजना प्रमुख रूप से किस मंत्रालय के अधीन है? तो विद्युत मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में 2023 भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? उस समय करंट का अगर प्रश्न था तो उस समय जो आंसर था इसका मनोज पांडे था। अभी वर्तमान में ये बदल चुके हैं, तो सभी को एक एक से ध्यान रख लेना है। थल सेना प्रमुख कौन है अभी? तो थल सेना प्रमुख है कौन? उपेंद्र द्विवेदी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? नौसेना प्रमुख, है ना। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ये भी ध्यान रखना आपको। अगला हम देखेंगे वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वायुसेना प्रमुख है अभी कौन भाई? एक सेकेंड। वायुसेना प्रमुख जो है विवेक राम चौधरी, है ना। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख को आपको ध्यान रखना है। वहीं सीडीएस कौन है? चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी? अनिल चौहान। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अब अगर इन सभी को आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्रश्न ठीक ठाक सही लग जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला? ऑप्शन ए है सरपाल सिंह, बी है जूड फेलिक्स सेबेस्टियन, सी है रोमेश पठानिया और डी है मरजवान पटेल। तो आप सभी जानते हैं करंट अफेयर का प्रश्न है, रोमेश पठानिया इसका आंसर था। अब अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्न में से सुमेलित बताना है। रंगास्वामी कप पोलो से है क्या? बताओ। शीश महल क्रिकेट से, यादविंद्र कप हॉकी से और रोवर्स कप फुटबॉल से। तो सही कूट आपको बताना है। तो सही कूट में ये 2, 3 और 4 तीनों ही सत्य हैं। और रंगास्वामी कप जो है पोलो से ना होकर काहे से है भैया? हॉकी से है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने फीफा विश्व कप 2022 को गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता? ऑप्शन है लूका मैड्रिड, बी है लियोनेल मेसी, सी है रोनाल्डो और डी है डियोगो फॉरलान। करंट अफेयर के प्रश्न है तो आप सभी इन्हें फटाफट देखें, है ना। लियोनेल मेसी, ज़्यादा बात करने का इनमें कोई अर्थ है नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है भरूच, बी है सांची, सी सोनारी और डी है सतधारा। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है सांची, है ना। तो जो सांची है प्रमुख रूप से तोरण द्वार पर अशोक और उसकी 2 रानियों बोधि वृक्ष की तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, भागीरथ सिलावट और शहादत खां और वंश गोपाल किस स्थान से है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है भोपाल, बी इंदौर, सी सागर और डी होशंगाबाद। तो आप सभी जानते हैं हिस्ट्री का प्रश्न है। तो सिलावट खां और शहादत खां वंश गोपाल ये प्रमुख रूप से इंदौर के निवासी थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा से है, प्रेमचंद सृजनपीठ उज्जैन से, सी मुक्ति बोध सृजनपीठ सागर से और डी है तुलसी शोध संस्थान भोपाल से। तो अभी सारे संस्थान जितने भी हैं उन सभी संस्थानों के जो हैं उनकी स्थापना और कहाँ पर स्थापित हो उन सभी को आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो है डी है ना। मतलब तुलसी शोध संस्थान गलत है, ये भोपाल में ना होकर कहाँ? चित्रकूट में है। ये ध्यान रखना आपको, है ना। चित्रकूट में है। और बाकी तीनों ही सत्य भाई, जो है साकेत रामायण कला ओरछा से है, प्रेमचंद सृजनपीठ उज्जैन से, मुक्तिबोध सागर से है। अगला प्रश्न है, किस अरब लेखक ने गंगेदेव और त्रिपुरी का विवरण दिया था? हिस्ट्री का प्रश्न है। ऑप्शन है अलबहरी, बी है अलमसूदी, सी है अलबरूनी और डी है इब्न बतूता। तो सभी आंसर करें, क्या है इसका आंसर? और अच्छे से पैटर्न को देखो। मैं आपको वही बोल रहा हूँ बार बार कि आप पेपर को समझें, पेपर के लेवल को समझें और उस हिसाब से ही अपनी तैयारी को करें।
जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप टॉपिक को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ऐसा प्रश्न वहाँ पूछा गया था और इस तरह से पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो आपको जब पैटर्न समझ में आ जाएगा तो अपने आप सिलेक्शन की ओर बढ़ने लगेंगे धीरे धीरे। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि देखो अभी इससे सीरियस हो जाओ, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं डिसाइड करना कि मुझे अभी तो स्टार्टिंग है, पहला पहला प्यार है, तो पहला पहला प्यार नहीं भाई। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आराम से कर लेंगे चलता रहेगा। तो आपको सिर्फ निरंतर तैयारी करना है, साथ में एक टारगेट फिक्स करना है कि 1-2 साल में आपकी सिलेक्शन हो जाए, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि 5 वर्षीय योजना 10 वर्षीय योजना निकल जाती, हो नहीं पाता इसलिए। तो आप इसका आंसर बताओ, सी यानी अलबरूनी है। तो आप सभी जो है ध्यान रखें कि गांगेय और त्रिपुरी का विवरण जो है अलबरूनी के ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, निर्मल वर्मा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है समाज सेवा, बी नृत्य, सी संगीत और डी है प्रवासी हिंदी प्रचार। तो जो है निर्मल वर्मा पुरस्कार, तो जितने भी पुरस्कार हैं सभी को उठाओ एक बार में और एक बार में सबको पढ़ डालो। तो प्रवासी हिंदी निर्मल वर्मा पुरस्कार जो है प्रमुख रूप से प्रवासी हिंदी प्रचार का क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, भूरसिंह द बारासिंगा शुभंकर वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए है कान्हा, बी है पेंच, सी बांधवगढ़ और डी है सतपुड़ा। तो जो है भूरसिंह द बारासिंगा सारे ही राष्ट्रीय उद्यान आपने पढ़ चुके होंगे, है ना। तो ऑप्शन है इसका ए यानी कान्हा, जो कहाँ पर है? मंडला में। आप सभी को ध्यान रखना मंडला का है। अगला प्रश्न देखिए, ढोकरा कला हेतु सही कथन सही नहीं कथन है, कौन सा सही नहीं है निम्न में से बताना है आपको। ऑप्शन है बैतूल के भारेवा जनजाति, बी अल्हो धातु ढलाई, सी विवाह कपड़ा कला और डी सभी सही। तो ढोकरा कला हेतु जो प्रमुख रूप से आयोग ने आंसर दिया था इसका था विवाह कपड़ा कला, है ना। बाकी तीनों दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, द्वारका प्रसाद मिश्र किस पत्र के संपादक थे? ऑप्शन ए है सूर्योदय, बी है प्रभा, सी लोकमत और डी संध्या। तो सभी जानते हैं कि लोकमत के संपादक हैं द्वारका प्रसाद मिश्र, है ना। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, धर्म राजेश्वर स्मारक संबंधित है। ऑप्शन ए है दसपुर, बी वेसनगर, सी महेशमती और डी अवंती। तो सभी जानते हैं दशपुर जो है मंदसौर का, है ना, मंदसौर। आप सभी को ध्यान रखना है मंदसौर का जो है दशपुर धर्म राजेश्वर स्मारक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, स्पीड है मैं जानता हूँ, लेकिन आप भी चाहते होंगे कि हम जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लें जो सीरियस है। मटर गश्ती वाले उनका कुछ नहीं कर सकते अपन, है ना। आनंद सिंह श्याम व धनैया बाई किस कला से संबंधित है ना। ऑप्शन ए है ढोकरा, बी है गुण चित्रकला, सी पिथौरा और डी बाघ प्रिंट। आंसर क्या है? आंसर है बी यानी गुण चित्रकला, है ना। तो गुण चित्रकला आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई थे। अगला प्रश्न है, आयुष का संक्षिप्त रूप बताना है। ऑप्शन आप देख लीजिए, आप खुद से इसको टिक करिए आराम से, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आयुष का जो फुल फॉर्म है, जो प्रमुख रूप से आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, इटाई इटाई रोग के कारण कौन सा है? ऑप्शन ए है पारा, बी है कैडमियम, सी आर्सेनिक और डी है नाइट्रेट। तो क्या है इसका आंसर? इटाई इटाई रोग प्रमुख रूप से कैडमियम से होता है भाई, है ना। आप सभी को ध्यान रखना, वही मिनीमाता पारा से। अगला देखो, प्रसंस्कृत फल उत्पाद हेतु अनिवार्य चिन्ह है। ऑप्शन ए FPO, बी है ISI, सी है BE और डी है हॉलमार्क। तो इसका आंसर क्या है? FPO यानी फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी फल उत्पाद आदेश, है ना। जो प्रमुख रूप से फल उत्पाद आदेश, क्यों आप सभी जानते हैं कि जिन भी मानकों को तय करना होता है उनके लिए प्रमुख रूप से जैसे फल या प्रसंस्कृत फल उत्पाद वगैरह के लिए FPO का उपयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? कि जांच करना कि जो खाद्य वस्तु हैं स्वच्छता या सही वातावरण में उन्हें बनाया गया है या नहीं। अगला प्रश्न देखिए, बीटी बैंगन विकसित किया गया। ऑप्शन ए है सूखा, बी कीट, सी जीवाणु और डी फफूंद। तो जो बीटी बैंगन आप सभी जानते हैं कि इसको आनुवांशिक तरीके से बनाया गया था और जो प्रमुख रूप से कीट प्रतिरोधक के लिए बनाया गया था। आप सभी जानते हैं गांव क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से सभी हैं। तो आपने देखा होगा बैंगन यानी भाटा, अपने गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? भाटा। तो जो भाटा है, आपने देखा होगा कि जब हम अपने स्थानीय क्षेत्र में कहीं लगे हो तो आपने देखा होगा कि भाटे में जो है प्रमुख रूप से ऐसी गहरी छेद हो जाते हैं और तनों में भी छेद हो जाते हैं। तो उसी के लिए प्रतिरक्षा करने के लिए बीटी बैंगन का निर्माण किया गया था उस समय। अगला प्रश्न देखिए, एटलस अक्षजोड़, ऑप्शन क्या है? सैंडल, बी फाइब्रस, सी कॉटिलेज और डी सिनोवियल। तो एटलस अक्षजोड़ ये बायोलॉजी का प्रश्न है, तो सभी जानते हैं कि सिनोवियल इसका आंसर है ना। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन, ऑप्शन क्या है? ए, बी है बी, सी के और डी है डी।
तो रक्त का थक्का आप सभी जानते हैं विटामिन के यानी फाइलोक्विनोन। किसको? फाइलोक्विनोन। आप सभी को ध्यान रखना है, ये साइंटिफिक नाम है फाइलोक्विनोन। वही विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिनॉल सभी ध्यान रखेंगे, रेटिनॉल है। और जो है इसका तो इसकी सीरीज़ है V1 V2 V3, यानी जैसे V1 को थायमिन बोलते हैं इसी तरह सीरीज़ है। वहीं कैल्सीफेरोल विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अगले प्रश्न पे चलिए, क्या है? दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच क्षेत्र। ऑप्शन ए है इकोस्फीयर, बी है इको बाउंड्री, सी है इकोजोन और डी है इकोटोन। तो क्या है इसका आंसर? तो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहा जाता है भाई, सभी ध्यान रखेंगे। इकोटोन जो है दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का क्षेत्र है। अगला देखिए, जैव विविधता का तप्त स्थल। ऑप्शन ए है थार, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट और डी है दक्कन पठार। करेंगे सभी साथी आंसर। तो जैव विविधता का जो प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट, वहीं हमारे हिमालय का पूर्वी क्षेत्रों में भी जो है जैव विविधता बहुतायत में है। अगला देखिए, वायु गति मापन यंत्र है निम्न में से आपको बताना है। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी थर्मामीटर और डी है एनीमोमीटर। तो इसका आंसर सभी जानते हैं भाई, वायु गति का मापक जो है एनीमोमीटर है, वहीं थर्मामीटर तापमान मापी है ना, तापमान मापी। जब आप स्कूल वगैरह में, जब आपको घर से भगाया जाता था कि जाओ पढ़ने जाओ, तो आप बहाना मारते थे कि हमें तो बुखार आ गया साहब, हम जाएंगे नहीं, लेट जाएंगे नहीं। घर वाले देते थे कूटे उठा उठा के, रस्सी से बांध के मारते, तब जाते थे आप लोग, है ना। तो वही है तापमान मापी है थर्मामीटर। वही हाइग्रोमीटर क्या है भाई? तो ये जो है वायु में नमी को चेक करना होता है ना, वायु में नमी क्या पता लगाता है। वही बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का है ना, वायुमंडलीय दाब का पता लगाना, सभी ध्यान रखेंगे इनको। अगला देखिए, IIFM स्थित है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना। तो आपको बताना कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है निम्न में से। ऑप्शन ए है भोपाल, बी है जबलपुर, सी देहरादून और डी है दार्जिलिंग। तो ये जो है भोपाल में है, आप सभी जानते हैं, है ना। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। अगला देखिए, संताल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन ए है सिद्धू, बी बिरसा मुंडा, सी भीमा नायक और डी है स्वामी गोविंद गिरी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिद्धू और कान्हू, अपना नाम सुना होगा, तो जो है संताल विद्रोह का प्रमुख नेता था। अगला देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किस राज्य में हुई थी। ऑप्शन ए है बंगाल, बी है गुजरात, सी है बिहार और डी है महाराष्ट्र। करेंगे सभी भविष्य के भावी अधिकारी आंसर। ऐसा मैं बोलता हूँ तो मज़ा आता होगा आपको, है ना, कि यार देखो अधिकारी बना दिया अभी से। नहीं देखो, बनने की होड़ में हो तो मान लो कि आप अधिकारी हो और उसी डिसिप्लिन से तैयारी करो, उसी जज्बे से तैयारी करो। वो आपने सुना नहीं था कि जाकिर खान साहब ने बोला था कि घर में कोई एक होता है जो घर की सारी क्या बोलते हैं उसको, कुर्बत उर्बत क्या ऐसा कुछ बोला था कि बदल देता है। तो आप वही हो भैया, मैं तो मानता हूँ कि आप वही हो जो आपके घर की परिस्थिति को आप ही बदलोगे, और आपके सिवा, क्योंकि आप में दम है ना, आप पढ़ के मतलब बैठ के आप एक घंटे की लेक्चर देख पा रहे हो, कंसिस्टेंसी से पढ़ पा रहे हो, लाइब्रेरी में घंटों पढ़ जा रहे हो। तो इसका कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं से आपको ऐसा मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ यार हमें कुछ करना है आगे। तो आंसर बताओ इसका, बहुत ज्ञान की बात होगी। ऑप्शन है डी, है ना। तो महाराष्ट्र जो है प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। परंपरा के अनुसार अलवरों और नायनकरों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए है 12 से 63, 12 से 53, सी है 23 से 63 और डी है 23 से 53। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है 12 से 63। अगला प्रश्न देखो, तहकीक हिंद के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी, बी है अमीर खुसरो, सी है अलबरूनी और डी है अब्दुल रज्जाक। तो किताबों को भी आपको अच्छे से देखना है, और किताबों में जो भी जिनके लेखक हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ना है। कौन है भाई इसके? अलबरूनी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्न में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है अजंता, बी बाघ, सी सांची और डी है बलसार। तो जो बौद्ध गुफाएं आंसर दिया था हमारे आयोग ने, दो है, सी और डी में। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू किया था। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे आयोग के द्वारा जो है निम्न में से ऑप्शन एक भी सही नहीं था। तो जो है आयोग ने फिर इसको विलोपित कर दिया, यानी इसको हटा दिया, और इसके बोनस नंबर सभी को मिले थे। ऑप्शन क्या है? 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942 और 6 अगस्त 1942। तो आंसर है नहीं इसका सही कोई सा भी, लेकिन 8 अगस्त 1942 का सही आंसर है, जो है महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन क्या है? 1336 AD, 1236 AD, 1436 AD और डी है 1316 AD। करें सभी साथी आंसर।
आंसर क्या है? 1336 AD। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है प्रमुख रूप से 1336 AD में हुई थी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है तिनकटिया पद्धति, बी है रैयतबाड़ी, सी झूम कृषि और डी है नीलकारी। तो जो है चंपारण सत्याग्रह सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 बिहार में ये आंदोलन किया गया था, तिनकटिया पद्धति संबंधित है और सभी को ध्यान रखना है। अगला देखिए, ये लो एक और एक कथन है, इसको पढ़ो अच्छे से। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक कुएं, 2.5 अक्षर प्रेम के। अब देखो, अब आया मजा इनको कि प्रेम आ गया साहब। अभी तक तो हमारे जीवन में कोई था ही नहीं, प्रेम और मिल जाए तो हमको सब मिल जाएगा। तो प्रेम का है ना, तो अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो पंक्तियाँ किसकी हैं बताएंगे? इसका तो सभी आंसर करेंगे भाई, है ना। जो है नायक और नायिकाएं सभी आंसर करें भाई, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कबीर है। कबीर जी ने प्रमुख रूप से पंक्ति कही थी, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला देखिए, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी बंगाल, सी महाराष्ट्र और डी है बिहार। तो परमहंस मंडली की स्थापना प्रमुख रूप से जो है महाराष्ट्र में की गई थी, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एमपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन 2021 के अंतर्गत अशासकीय सदस्य कितने होते हैं उसमें बताना आपको। ऑप्शन है 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो आयोग जब आपने अच्छे से पढ़े होंगे, पढ़ने वाले हैं, पहले तो सिलेबस में भी थे, अभी हटा दिए हैं, लेकिन आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो सिलेबस का पार्ट हो ही जाते हैं, है ना। अलग से भले ही नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी वो पार्ट हैं। आंसर क्या है? सी यानी 5 है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग नियुक्ति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन क्या है? राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश और डी है महाधिवक्ता। तो क्या है, आपको आयोग से जब प्रश्न बने थे तो आपको बताना है कि क्या है, बी है, यानी मुख्यमंत्री इसका जो प्रमुख रूप से अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही कथन आपको बताना। कथनों को आप पढ़ो और आंसर टिक करो, मैं नहीं बोलूँगा। तो कथन निष्कर्ष टाइप भी पूछता है, तो आपको उस पैटर्न को फॉलो करना है। तो इसमें सही है भाई, दोनों ही आंसर ही दिख गया ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। दोनों ही सत्य भाई। मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य संस्थाओं हेतु प्रोत्साहित करता है, वहीं आयोग का कार्य मानवाधिकार क्षेत्र अनुसंधान करना है ना, दोनों ही सत्य भाई। अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की जाती है? ऑप्शन है शांता सिन्हा, बी है के संथानम, सी विभा पार्थसारथी और डी है रंगनाथ मिश्र। तो इसका आंसर है केंद्रीय सतर्कता आयोग के संथानम समिति के द्वारा स्थापना की सिफारिश पर स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? सभी अनुच्छेद आपने अच्छे से पढ़े होंगे, मेरी ऐसी आशा है, उम्मीद है। और ऑप्शन देखो आप, ए है 332, बी है 338, सी है 342 और डी है 328। क्या है इसका आंसर? सभी साथी करेंगे आंसर क्या है? तो आंसर है इसका 338, है ना। अपने अनुच्छेदों को अच्छे से पढ़ा होगा। अगला देखो, कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता निम्न में से? ऑप्शन ए है पत्रकार, बी विधि विशेषज्ञ, सी विज्ञान और विशेषज्ञ और डी है विधायक। तो आप सभी जानते हैं किसी भी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का अगर नियुक्त करना है तो उसमें विधायक जो है प्रमुख रूप से नहीं, क्योंकि आपको संसद या किसी भी विधानसभा के आप सदस्य हैं तो उसके पद से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाकर आप इसमें नियुक्ति के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगला प्रश्न है, CAG वेतन व शर्तें सेवा शर्तें कहाँ हैं? ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और डी है चतुर्थ अनुसूची। तो आपने सभी अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ अच्छे से पढ़ी होंगी। दूसरी अनुसूची में प्रमुख रूप से सेवा शर्तें जो है सभी की, है ना, दे रखी है। अगला देखिए, नीति आयोग उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी है लोकसभा का अध्यक्ष। क्या है आंसर बताएंगे सभी। जो नीति आयोग है पहले योजना आयोग हुआ करता था, फिर 2015 में से नीति आयोग बना दिए गए। तो जो है उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, है ना, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है, सभी को ध्यान रखना है। MP राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया, प्रमुख रूप से इसको भी हटा दिया था PSC ने, और इसका जो आंसर सटीक रूप से नहीं था, क्योंकि गठन जो है प्रमुख रूप से बी में है ना, गठन हुआ था इसमें 1 फरवरी 1994 को, लेकिन अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए इसे हटा दिया था। तो इसके भी बोनस नंबर सबको मिले थे। लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 340, बी है 315, सी 328 और डी है 338। तो क्या है साथी इसका आंसर? आंसर है बी यानी 315, है ना। तो 315 लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है।
अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो आप सभी को अनुच्छेद आपने अच्छे से पढ़े होंगे, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट दोनों को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ऑप्शन क्या है? 214, 222, 217 और अनुच्छेद 231। करें सभी साथी आंसर। तो आंसर क्या है भाई? बी यानी 222 है ना। 222 में प्रमुख रूप से कहा है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है। अगला देखिए, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? ऑप्शन है 1949, बी 1935, सी 1969 और डी है 1992। तो रिजर्व बैंक आपने इकोनॉमी में अच्छे से पढ़ा होगा, सारी बैंकों का अच्छे से पढ़ रखा होगा। आंसर क्या है? 1949 है। आप जानते हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक का गठन किया गया। और आप सभी जानते हैं कि 1937 इसके पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था। 1937 से मुंबई में इसका मुख्यालय है, सभी को ध्यान रखना है ना। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? अब ये भी ध्यान रखिए। तो अध्यक्ष कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, सभी को ध्यान रखना है ना। तो ऑसबॉर्न स्मिथ इसके प्रमुख पहले अध्यक्ष थे। और जो अभी वर्तमान में कौन है उनको भी आपको ध्यान रखना, साथ में कमेंट करके बता दीजिएगा अभी वर्तमान में कौन है। अगले देखिए, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है। ऑप्शन ए है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, बी है माल की उपलब्धता में कमी, सी है आर्थिक विकास में कमी और डी है उच्च बेरोजगारी। क्या है इसका आंसर भाई? तो ये बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा है। औद्योगिक विकास में आप सभी जानते हैं कि औद्योगिक विकास को करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। अगला देखिए, राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है 72, बी 71 और सी है 73 और डी है 74। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, यानी 72 जो है प्रमुख रूप से राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति के प्रमुख रूप से आर्टिकल 72 में है। अगला देखिए, बहुत बड़ा कथन है लेकिन पढ़ना है और आपको आंसर टिक करना है। मौलिक अधिकार संबंधी कथन किसने कहा? ऑप्शन है एक, मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई की दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसे रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। ऑप्शन है पी एन भगवती, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी राधाकृष्णन और डी है बी आर अम्बेडकर। तो कौन थे भाई? तो जवाहरलाल नेहरू जो प्रमुख रूप से इन्होंने इस कथन को कहा था। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में अनुच्छेद है 53, 73, 61 और 72। करें सभी साथी आंसर। और आप जानते हैं कि 61 में इसका प्रमुख रूप से महाभियोग है ना, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत हुआ था? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, बी है 28 अप्रैल 1947, सी है 22 जनवरी 1947 और डी है 13 दिसंबर 1946। करें सभी साथी आंसर। क्या है भाई इसका आंसर? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। और आप जानते हैं कि प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप सभी इसको कमेंट करके बता देना भाई कि कौन अभी वर्तमान में मतलब कौन उस समय अस्थायी अध्यक्ष थे, पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें। कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद की संख्या सीमित करना, बी सीट वृद्धि रोक, सी है SC/ST आयोग विभाजन और डी है कोई नहीं। तो जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 का है और इसमें जो है मंत्रिपरिषद की संख्या सीमित करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद संसद में मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए, है ना। अगला प्रश्न देखिए मंत्रिपरिषद की। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की थी? ऑप्शन है 1935, बी है 1919, सी है 1861 और डी है 1909। तो आंसर क्या भाई? इसका आंसर है 1919 का अधिनियम जो है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ही स्वदेशी संविधान बना सकती है, किसने कहा था? ऑप्शन है गांधी, अंबेडकर, नेहरू और एनी बेसेंट। करेंगे सभी आंसर, क्योंकि आप अच्छे पढ़ने लिखने वाले अधिकारी हैं और सभी को आंसर पता ही होगा। क्या है इसका आंसर? महात्मा गांधी, है ना। तो गांधी जी ने संविधान सभा में कहा संविधान सभा ही स्वदेशी संविधान बना सकती है, कहा था। अगला प्रश्न है, 90 डिग्री पूर्व रीस यानी 90 डिग्री पूर्व में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो आप जब आपने मैपिंग की होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जब आपने मैपिंग की होगी तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपने रखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि किस
किस स्थिति में किस लोकेशन पे कौन सी चीज़ है। आंसर आप सभी जानते हैं, हिंद महासागर है। जब आप लोकेशन में देखेंगे तो आराम से इसको अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पवन ऊर्जा क्षमता संबंधी गलत कथन है। ऑप्शन है भारत में वृद्धि, बी गुजरात में 22%, सी तमिलनाडु में 24% और डी है एमपी में तीसरा स्थान है। तो जो पवन ऊर्जा के संबंध में गलत है तो इसमें है भाई एमपी में तीसरा स्थान नहीं है इसका, जबकि भारत में वृद्धि है, गुजरात में 22% है और तमिलनाडु में 24% है। ये तीनों सत्य है। अगला देखिए, एशिया में कौन सा देश लैंडलॉक नहीं है। ऑप्शन है नेपाल, बी थाईलैंड, सी लाओस, डी भूटान। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है भाई, जो चारों तरफ से भूमि से जुड़ा हो, जल क्षेत्र से इसका कोई संबंध ना हो। तो आप सभी जानते हैं कि नेपाल, लाओस और भूटान ये प्रमुख रूप से भूमि से जुड़े हुए हैं। इनका जल क्षेत्र या किसी सागर महासागर से इनकी सीमा नहीं लगती। वहीं थाईलैंड जो है इसकी सागर महासागर से सीमा लगती है। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है अरुणाचल, बी बिहार, सी मेघालय और डी पंजाब। करें सभी साथी आंसर। मैं फिर बोल रहा हूँ कि पुष्पा बन जाओ, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, अपनी तैयारी को निरंतर करते रहना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अब बस एक ही चीज़ ध्यान रखो जाकिर खान साहब की, कि फैमिली में एक ही व्यक्ति होता है जो सारी फैमिली की दशा दिशा दोनों बदल देता है। तो आप ही वो व्यक्ति हैं, मैं ऐसा मानता हूँ और आपको भी मानना चाहिए, है ना। और आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, वो एक मजदूर से लेके पूरे सिंडिकेट का राजा बन जाता है। तो आपको सिंडिकेट का नहीं लेकिन एक जिले का राजा तो बनना ही है ना। तो अपने आप में मानना है, क्योंकि मन का ही खेल है भाई, जो भी है अपने आप में मानो तो आप कुछ भी कर सकते हो। वाह सर, क्या मोटिवेट किया है ना। आंसर देखो, सी है इसका आंसर। मेघालय 2011 की जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। अगला प्रश्न देखिए, मिकांग नदी किस देश से नहीं गुजरती। ऑप्शन है कंबोडिया, बी वियतनाम, सी बांग्लादेश और डी है लाओस। तो जो है मिकांग नदी प्रमुख रूप से बांग्लादेश से नहीं गुजरती, बाकी तीनों देशों से गुजरती है भाई। अगला देखिए, 2011 में सर्वाधिक महिला साक्षरता बताना आपको। ऑप्शन है मिजोरम, बी गोवा, सी हिमाचल और डी है महाराष्ट्र। तो आंसर क्या है, महिला साक्षरता सर्वाधिक जो है मिजोरम में है ना। ऑप्शन ए है मिजोरम, सर्वाधिक महिला साक्षरता 2011 की है। लो एस के संबंध में गलत आपको बताना है। ऑप्शन है हेमेटाइट मैग्नेटाइट सर्वाधिक भारत में है, बी 80% झारखंड और उड़ीसा में लोहा एस्क है, वहीं बेल्लौरी प्रमुख खदान है लोहे की, और मयूरभंज महत्वपूर्ण लोहे की खदान है। आप सभी को बताना क्या आंसर है। तो इसका आंसर बी है, यानी 70% ना होकर 80% ना होकर 70% है। वहीं हेमेटाइट मैग्नेटाइट सर्वाधिक भारत में है। वहीं वेल्लोरी जो कहाँ का है भाई, आप सभी को ध्यान रखना है, कर्नाटक और जो है उड़ीसा का मयूरभंज है ना, जो है प्रमुख रूप से लोहे एस की खदान है। अगला प्रश्न है, 2020-21 में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी है तमिलनाडु। करेंगे सभी सांतर जोरदार आंसर क्या है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है बी यानी गुजरात, है ना। तो मूंगफली के लिए गुजरात सबसे प्रमुख राज्य। अगला प्रश्न है, सुंदर वन किस प्रकार के वन है। ऑप्शन है शुष्क पतझड़, बी अल्पाइन, सी चीड़ वन और डी है तटीय ज्वारी वन। क्या इसका आंसर आप सभी को करना है। तो सुंदरवन जो है प्रमुख रूप से तटीय ज्वारी वन है ना, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। ऑप्शन है अफ्रीका, बी उत्तर अमेरिका, सी दक्षिण अमेरिका और डी है ऑस्ट्रेलिया। करें सभी साथी आंसर, क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अफ्रीका, है ना। आप सभी को, और रॉकी एंडीज का है, रॉकी उत्तर अमेरिका में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में। अगला देखिए, एमपी में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। ऑप्शन है तालाब झीलें, बी नहरें नदियाँ, सी नहर तालाब और डी है कुएं एवं ट्यूबवेल। करें आंसर क्या है भाई। तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कुएं और ट्यूबवेल से मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है, लगभग 55 से 60%, है ना। आपको ये ध्यान रखना। वहीं सबसे कम नहरों से होती है 10% और बाकी जो है अन्य क्षेत्रों से। अगला देखो, निम्न में सिंचाई परियोजना और उनके स्थान सुमेलित करना है। तो गलत कौन सा आपको बताना है। बारना रायसेन, कोलार सीहोर, सुक्ता बैतूल और पुनासा खंडवा। गलत कौन सा इसमें बताओ आप। तो भाई गलत इसमें सी है, यानी सुक्ता, जो खंडवा में है, न कि बैतूल में। ये भी ध्यान रखो, बाकी तीनों ही सत्य है। वारना रायसेन में है, कोलार सीहोर का है और पुनासा खंडवा का है। एमपी में लो एस के संबंध में सही नहीं है, बताना है। उत्पादन में तीसरा स्थान है, जबलपुर में हेमेटाइड है, जमाव में अभ्रक सिलिका अधिक है, छत्तीसगढ़ अलग होने से भंडार घटे हैं। तो आपको सही नहीं बताना है भाई। कह रहे हैं आंसर क्या है।
तो आंसर क्या है इसका, उत्पादन में तीसरा स्थान नहीं, बाकी तीनों ही सत्य हैं भाई। अगला देखो, मिट्टी के संबंध में सही कथन है। आप मिट्टियों को अच्छे से पढ़ लो, मैं नहीं बोलूँगा, आप पढ़ो इसको और आंसर बताओ क्या है। 5 सेकंड का समय हो गया भाई, 5 सेकंड। तो इसका आंसर जो है प्रमुख रूप से क्या है भाई, 1 2 1 3 4 है ना, डी है। यानी बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, आप सभी जानते हैं। वहीं मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी है, ये भी आप जानते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। और एमपी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना, बुंदेलखंड बघेलखंड के उत्तरी भागों में जो है प्रमुख रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मैग्नीज के बड़े भंडार किस जिले में है? ऑप्शन है बालाघाट, बी नीमच, सी सागर और डी है दमोह। करेंगे सभी, आंसर क्या है इसका? तो आंसर है मैग्नीज का जो है बालाघाट में प्रमुख रूप से बड़े भंडार है। अगला देखिए, एमपी की जलवायु संबंधी गलत कथन आपको बताना है। उत्तर भाग ठंडा है क्या? दक्षिण पूर्व में अधिक वर्षा होती है क्या? मुरैना दतिया गर्मी में ठंडे हैं या शीत ऋतु शुष्क है? तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा उत्तरी वाला भाग है, उत्तर में जो भाग है एमपी के, मुरैना दतिया वाला भाग, ये प्रमुख रूप से गर्मी में अधिक गर्म, गर्मी में गर्म और ठंडी में ठंडा रहता है। आप सभी को ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, बीना नदी किसकी सहायक है? ऑप्शन में ए है बेतवा, बी धसान, बी सी बेबस और डी है बनास। क्या है इसका आंसर? तो बीना नदी किसकी सहायक है भाई? तो बीना नदी प्रमुख रूप से ए यानी ऑप्शन ए है, बेतवा बीना नदी की जो है बेतवा की सहायक है। अगला प्रश्न देखो, थोड़े बहुत प्रश्न और हैं। हिम्मत बनाए रखो, हारना नहीं है, झुकना नहीं है। वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? निम्न में से आपको बताना है। नरसिंहपुर, मंदसौर, मंडला और छतरपुर। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे एमपी में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो निम्न में से आंसर मंडला है। अगला देखिए, वन क्षेत्र प्रतिशत में सर्वाधिक जिला कौन सा है ना? वन क्षेत्र प्रतिशत में बताना है। ऑप्शन ए है रतलाम, बी श्योपुर, सी उज्जैन और डी है इंदौर। आंसर क्या है? तो आंसर है बी यानी श्योपुर है, प्रमुख रूप से वन क्षेत्र प्रतिशत में सर्वाधिक जिला। प्रश्न है, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के बीच किस नदी से कंदरा बनाई गई है? ऑप्शन है चंबल, बी सोन, सी केन और डी है नर्मदा। तो अखरानी और जो है मथवार की पहाड़ियों प्रमुख रूप से चंबल नदी कंदरा बनाती है। अगला देखो, कपास और केले उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन है मंदसौर, बी शहडोल, सी सतना और डी है बुरहानपुर। तो सभी जानते हैं कपास केले प्रमुख रूप से केले कहाँ भाई? बुरहानपुर है ना, बुरहानपुर इसका आंसर है। तो जितने भी जो भी फल में या कोई सा भी वस्तु में जो भी स्टेट और जो भी जिले डिस्ट्रिक्ट, दोनों को ही आपको अच्छे से देखना है कौन सा किस स्टेट, कौन सा किस फसल और कौन सा किस वस्तु के लिए सर्वाधिक है। अगला देखो, खुटिया पटेल किस जनजाति को कहा जाता है? ऑप्शन ए है सहरिया, बी बेगा, सी भूमिया और डी कोई नहीं। तो खुटिया पटेल भाई सहरिया जनजाति है ना, सहरिया जनजाति का को कहा जाता है। अगला देखो, लाडली बहना योजना, वाह, लाडली बहना योजना की राशि किस किस को मिल रही है? कमेंट में बता देना और किसको कितनी मिल चुकी है अभी तक। ऑप्शन ए है 1000, बी 2000, सी 500 और डी 2500। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यानी जो है 2023 में ये राशि मिलना शुरू हुई थी और 23 से 60 वर्ष की महिलाओं लड़कियों से महिलाओं को ये मिलती हैं। और अभी राशि बढ़ा भी दी गई, 1250 से बढ़कर ये 1500 के लगभग हो चुकी है। अगला देखिए, एमपी का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जिला, ऑप्शन है डिंडोरी, बी अलीराजपुर, सी निमाड़ी और डी है मंडला। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है भाई? तो जो है डिंडोरी में है, आप सभी को ध्यान है। अगला देखो, कोयला उत्पादन में एमपी का स्थान बताना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। क्या है एमपी का स्थान बताओ भाई? तो जो कोयला उत्पादन में एमपी का स्थान है चौथा है ना, आप सभी को ध्यान रखना है। एमपी में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? ऑप्शन ए है 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी 4 बार। तो एमपी में राष्ट्रपति शासन जो है प्रमुख रूप से 3 बार लगा है और 1977, 80 और 1992 यानी 1992, तीनों सन को ध्यान रखना है। अगला देखो, ग्राम पंचायत घोषणा हेतु न्यूनतम जनसंख्या, ऑप्शन ए है 500, बी 1000, सी 2000 और डी 5000। क्या है इसका आंसर? तो ग्राम पंचायत हेतु भाई न्यूनतम जनसंख्या कम से कम 1000 तो होनी ही चाहिए, तब जाकर आप ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं। अगला देखिए, एमपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाश नाथ काटजू और भगवत राव मंडलोई।
तो 1 नवंबर 1956 को रविशंकर शुक्ल ने पहले मुख्यमंत्री बने थे। अगला देखो, सीएम अगर अनुपस्थित रहता है तो मंत्रिपरिषद की बैठक कौन करेगा? ऑप्शन है गृह मंत्री, सीएम यहाँ है ना, सीएम का नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, और सी है वित्त मंत्री, डी है संसदीय कार्य मंत्री। तो भैया मुख्यमंत्री है इसका आंसर क्या है कि सीएम की अनुपस्थिति में जो है मंत्रिपरिषद की बैठक, सीएम अगर जो भी मुख्यमंत्री तय करे, जिस भी व्यक्ति का नाम ले देगा कि भैया मेरी अनुपस्थिति में ये व्यक्ति मंत्रिपरिषद की बैठक करेगा, तो उसी को बैठक का अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगला देखो, अंतिम प्रश्न है, एमपी की पहली महिला राज्यपाल, खुशी की लहर कि चलो अब निजात मिलेगा, हमें कहीं जाने को मिलेगा, घूमेंगे फिरेंगे, है ना, गार्डन वार्डन में घूमेंगे अपने साथी दारों के साथ। ऑप्शन क्या है? सरला अग्रवाल, बी नंदिनी सतपथी, सी आनंदीबेन, और डी है द्रौपदी मुर्मू। आंसर है सरला अग्रवाल। सरल प्रश्न है ना। तो ये थे हमारे 100 प्रश्न। कैसे लगे आप सभी को कमेंट में बताइएगा, कैसी लगी आपको सारी क्लास, सारे प्रश्न। और जो भी साथी, मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी एमपीपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़ जाइए, है ना। साथ में गवर्नमेंट जॉब की अपडेट भी आपको इससे मिलती रहेगी। साथ में कंटेंट आपको अच्छा बेहतर मिल पाएगा। अपन एग्जाम रिलेटेड चीज़ें, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ते हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, तो मैं और भी आगे अच्छा वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। अंत में वही, अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।